हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कॉची सीक्वेंस, मतलब हम लोग कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे। मेनली इंट्रोडक्शन करेंगे कॉची सीक्वेंस का, जिसमें आएगा उसकी डेफिनेशन और उस डेफिनेशन को समझेंगे ताकि हम कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिस्टिंक्ट कर सके, मतलब अलग नजरिए से देख सके। और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इसकी यूजुअल प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर यूजफुल होने वाली है उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से। उससे पहले जरा हम एक डायग्राम बनाना चाहते हैं। कैसा डायग्राम कि हम मान लेते हैं किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, ओ, कोई एक पॉइंट है ओ, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और अपनी जो स्पीड है उसको हर एक घंटे के बाद आफ्टर एन आवर वी आर डिक्रीजेस हाफ, मतलब जस्ट हाफ कर लेते हैं अपनी स्पीड को हर एक घंटे के बाद। तो हम फर्स्ट आवर में 4 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट आवर में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 4 किलोमीटर, है ना, ये फर्स्ट आवर में। सेकेंड आवर में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 2 किलोमीटर, है ना, ये हो गया सेकेंड आवर में। थर्ड आवर में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 1 किलोमीटर। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, छोटा बड़ा। फोर्थ में हाफ आवर, 1/4 आवर, सॉरी 1.4 किलोमीटर, फिर 1 थोड़ा अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, 1/8, फिर 1/16, 1/32, 6, 7, 8। तो इस तरीके से हमारा एक डायग्राम मिल गया जहां पर हमने अपनी स्पीड को लगातार हाफ करते गए हर एक आवर्स के बाद। तो हम क्या देखते हैं कि हम जैसे जैसे हमारे आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवलिंग है, वो सैचुरेटेड होता चला जा रहा है, मतलब कम होता चला जा रहा है ना। हमारा पहला स्टॉपिंग पॉइंट ये था, फिर पास आया और पास आया और पास आया और पास आया, और ये पास आते आते इतना पास हो जाएगा कि बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम इस पोजीशन पे खड़े हैं तो अगले सेकंड हम मूव तो करेंगे लेकिन लगेगा ही नहीं कि हमने इस घंटे में कोई मूव किया है, मतलब हमारी डिस्टेंस लगभग 0 के इक्वल ट्रेवल्ड होगी 1 सेकेंड, है ना। ये डायग्राम सिर्फ समझिएगा। इसको जरा थोड़ा सीक्वेंस से कंपेयर करते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस होता x1 x2 करके, ये एक सीक्वेंस होता और ये जो इनके स्टॉप्स हैं इनको सीक्वेंस का टर्म मान लेते हैं, है ना। तो देखिए ये जो सीक्वेंस का मॉडल बनाना, यही मॉडल कहलाता है कॉची सीक्वेंस, जहां पर जो हमारे सीक्वेंसेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है, मतलब एक टर्म दूसरे टर्म के क्लोज आता जा रहा है, और क्लोज आते 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 लास्ट में इतना क्लोज आ जाते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल मिलती है। मतलब फिर उसके बाद सीक्वेंस आप चाहे जितना एक्सपेंड कीजिए, ऐसा लगता है कि टर्म्स में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो मॉडल फॉर्म था, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अ सीक्वेंस xn is said to be Cauchy sequence if for every epsilon is greater than 0, however small possible, there exists a n0 for which nm is greater than n0 implies that xn minus xm is less than एप्सिलॉन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसके डिस्कशन किया था कि ये क्या बताता है, nth टर्म की mth टर्म से डिस्टेंस, या फिर उल्टा भी आप कह सकते हो। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी सीक्वेंस अगर xn है, हम उसको कॉची सीक्वेंस कहेंगे अगर हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव, यहां पर हमने नहीं मेंशन किया, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 वेयर एप्सिलॉन इज रियल नंबर ना, तो वो चीज आप अंडरस्टूड रखिएगा। या फिर यहां पर आप लिख लीजिएगा कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, है ना, तो वो चीज हमने मेंशन नहीं की। तो हम लोग कि अगर हम कोई भी रियल नंबर लें
कोई भी रियल नंबर ले, मतलब हाउएवर स्मॉल का मतलब चाहे जितना छोटा से छोटा रियल नंबर ले ले, उसके लिए भी वहां पर एक ऐसा n0 पॉसिबल होगा जहां पर हम आगे बढ़ें तो हमारे दो टर्म्स ऐसे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी कम है। बिल्कुल नहीं समझ आया? मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? कहना देखिए, अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में बोले तो ये कहना चाहते हैं कि आप एप्सिलॉन चाहे जितना से जितना छोटा ले लें, जितना से जितना छोटा ले लें, 0.001 सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर जो पॉसिबल हो वो भी ले ले, फिर भी हमारे सीक्वेंस में ऐसे टर्म्स मौजूद होंगे, कोई xn और कोई xm, जिनके बीच की डिस्टेंस उस पॉजिटिव रियल नंबर से भी छोटी होगी। यहां पे हमने क्या कहा था? आप आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब हम बस जीरो कह नहीं रहे वरना जीरो हो गई है। वही ये डेफिनेशन भी कहती है कि nth टर्म और mth टर्म ऐसे टर्म हैं, इसी सीक्वेंस में पॉसिबल हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस लगभग रिड्यूस हो चुकी है। मतलब कितना भी छोटा आप रियल नंबर ले सको, वो उनसे भी कम ही डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे, मतलब नॉन मिजरेबल एक तरीके से डिस्टेंस, है ना। मतलब इनका यही डायरेक्ट कहने का मतलब है कि सीक्वेंस के टर्म्स बिल्कुल सिकुड़ के एकदम करीब आ चुके हैं। ये होती है कॉची सीक्वेंस की वो डेफिनेशन। n0 क्या चीज होती है? n0 हम लोग यहां पर इसलिए मेंशन कर देते हैं कि आप रेंडमली कोई भी n0, मतलब कहीं पर भी एक n0 चूज कर लीजिए, चाहे ये x1 ले लीजिए, x2 ले लीजिए, कोई भी n0 चूज कर लीजिए। मैंने 4 लिया। अब इसके आगे जैसे आप बढ़ोगे xn और xm और करीब ही आते जाएंगे, इसीलिए कहते हैं n0 इज, मतलब n0 को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, सॉरी सपोज कर लेते हैं कि कोई भी n0 वहां पर जरूर ऐसा पॉसिबल होगा जिसके आगे बढ़ने से xn और xm की डिस्टेंस बहुत कम होती चली जाएगी। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि ये कहते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस xn ऐसा है जिसमें n और m ऐसे दो टर्म्स पॉसिबल है, xn और xm, जिनके बीच की डिस्टेंस कितना भी छोटे से छोटा रियल नंबर ले लो उससे भी कम होती चली जाती है, इसी सीक्वेंस को कहते हैं कॉची सीक्वेंस। इसको डायरेक्ट अगर हम डायग्राम के मेथड में समझते हैं तो इनके कहने का मतलब होता है कि एक ऐसी पोजीशन आती है जिसके बाद आगे बढ़ने पर आप चाहे जितना आगे बढ़ते चले जाओ, लेकिन टर्म्स बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हुआ। मतलब कि जैसे 1 लाख, आफ्टर 1 लाख आप मूव किए तो 1 लाख फर्स्ट टर्म जो होगा, 1 लाख फर्स्ट टर्म और 1 लाख सेकेंड टर्म बिल्कुल कॉन्जुगेटेड, फिर आप 1 लाख फर्स्ट के बाद चाहे 10th लॉक, दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल सैचुरेटेड, मतलब नेग्लिजिबल होती है ना। मेरे ख्याल से कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई होगी, लेकिन एप्सिलॉन आप फिर भी समझ लीजिए कि ये एप्सिलॉन क्वेश्चन में कैसे पिक करना है, क्या करना है। ये कहते हैं कि सीक्वेंस में ऐसे टर्म nm होंगे, या फिर जब कन्वर्जेंस की बात करते हैं कोई एक ऐसा टर्म होगा जो l के करीब पहुंच जाएगा। वो सबका ठेका नहीं ले रहे, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस भी होंगी, मतलब सब एप्सिलॉन से छोटी ही नहीं होंगी, है ना। और एप्सिलॉन तो आप कुछ भी ले सकते हैं, हाउएवर स्मॉल भी ले सकते हैं और पॉजिटिव रियल नंबर में बड़ा से बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखो x1 x2 के बीच की डिस्टेंस 4 है, x1 x3 के बीच की डिस्टेंस 6 है, तो x1 से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो बड़ी से बड़ी भी डिस्टेंस हो सकती है कि x1 और xn के बीच की डिस्टेंस बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर में बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन उनको बड़ी से नहीं लेना देना, उनको क्या लेना देना है कि छोटा सा छोटा भी ऐसा होगा जो टर्म्स वो कर जाएंगे, वो मतलब करीब, इतने करीब भी टर्म आएंगे। दूर वाले भी होंगे, क्योंकि वो दूर के लिए तो कह नहीं रहे कि आप एप्सिलॉन की वैल्यू दूर नहीं ले सकते, बड़ी लीजिए, 1000 लीजिए, है ना। लेकिन छोटी सी छोटी लेने से क्या फायदा होता है कि छोटी सी छोटी लेने का क्या मतलब है कि अगर जैसे हमने कह दिया कि हमारे और आपके बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर से कम है, तो फिर समझ तो सब लोग गए ना कि 10,000 से भी कम होगी, 10 लाख से भी कम होगी, वहां पर 1 करोड़ से भी कम होगी, है ना। तो इसलिए बड़े से बड़े का कोई मतलब है, अगर छोटे से छोटे तक डिस्टेंस हो रही है तो उनसे बड़ी में भी होगी, इसमें कोई वो नहीं है। फिलहाल ये बात हो गई जितना होना चाहिए था, नहीं तो ज्यादा टॉपिक चला जाएगा ट्रैक के बाहर। तो मेनली ये होती है कॉची सीक्वेंस, मतलब समझ में आ गया कि जिस सीक्वेंस के टर्म्स लगातार क्लोज आते जाएं और क्लोज आते आते इतना क्लोज आ जाएं, ये है कॉची सीक्वेंस।
अच्छा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए दोनों की डेफिनेशन सिमिलरली साउंड करती है, लेकिन वहां पर होता था xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, यहां पे है xn माइनस xm। समझिएगा, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हम मॉडल जब बनाते थे तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि हम घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो हम रेगुलरली हर एक कदम के साथ स्कूल की ओर अप्रोच करते थे। यह होता था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मतलब जहां पर हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और लगातार एक कंटिन्यूअसली वन फिक्स पॉइंट की ओर अप्रोच करते जाते हैं। वहां पर अप्रोच होती थी, कन्वर्जेंस होती थी कि हमें एक पॉइंट की ओर बढ़ना है। वहां पर हमारा एम होता था कि हमें एल की ओर अप्रोच करना है। एल से पहला टर्म, फर्स्ट टर्म करीब आया, सेकंड टर्म और करीब आया, थर्ड टर्म और करीब, फोर्थ टर्म और करीब, है ना। ये होती थी कि मतलब वहां पर क्या है कि हम घर से निकलते थे, हमको स्कूल जाना है ना, तो हम लगातार स्कूल के लिए बढ़ते हुए जाते थे, फिर स्कूल पे जाते थे, रुक जाते थे, खाना पीना खाते थे, चले पढ़ाई लिखाई करते थे, चले आते थे। कॉची सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं, हम कोई एम लेके नहीं निकलते, हम बस खाए पिए आराम से, खूब पेट भरा है तो निकल लिए, टहलते टहलते जा रहे, थोड़ी देर बाद थके धीमे हो गए, फिर और थके धीमे हो गए। यहां पर भी हमने बात की कि हम जाके रुक जा रहे हैं, है ना। एक तरीके से वही बात है ना कि जीरो के आसपास की डिस्टेंस आती है तो लगभग हमारा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर हम घर से एम करके नहीं निकले, हमें स्कूल जाना है। हम जब एनर्जी खत्म होने लगी तो बस वहीं पे गिर पड़े, हम ये कह सकते हैं, फिर रेंग रेंग के चलने लगे, है ना। तो ये कॉची सीक्वेंस के मॉडल और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के मॉडल में डिफरेंस होगा। मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि वहां पर हमारा सीक्वेंस देखने का, ओवरव्यू करने का ये डिफरेंस है कि एक पॉइंट की ओर अप्रोच करता है, एक पॉइंट की ओर अप्रोच करता है कि हमें एल की ओर अप्रोच करना है। हम यही चीज वहां पे देखते हैं। यहां पर देखने का सेंस होता है कि हमारे पॉइंट लगातार एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, है ना। मतलब पॉइंट्स लगातार अप्रोच करते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स लगातार अप्रोच करते हैं। यहां पर भी हालांकि ये होता है कि ये सीक्वेंस भी जाके किसी ना किसी पॉइंट पे एंडिंग की बता देती है कि बस अब हमारी एनर्जी नहीं बची, अब हम यहीं लगभग समझो खत्म ही समझो, है ना। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्या डिफरेंस है, वहां पे अप्रोच करना है, इस पॉइंट तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, आपका एम है कि उसके करीब पहुंचना है। यहां किसी के करीब नहीं पहुंचना, जहां तक पहुंच पाओ ठीक है, नहीं भी पहुंच पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के रिलेशंस की बात करते हैं। देखिए अब इतना तो अंदर की बात हम भी जानते हैं कि अगर कोई भी कन्वर्ज कर रहा है, किसी पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी भरा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और स्कूल में जाके ब्रेक मारा। वो जाएगा, जब पॉइंट के करीब पहुंचने लगेगा तो स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन होते होते जाएगा। तो मतलब वो जब किसी पॉइंट की ओर कोई अप्रोच करता है, मतलब कन्वर्ज करता है, तो वो अपनी स्पीड को करीब पहुंचते पहुंचते स्लो डाउन भी करता है। इसलिए सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस जो होती हैं, ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर कॉची सीक्वेंस, ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर कॉची सीक्वेंस। समझ में आई होगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पर अप्रोच होती थी, एक पॉइंट की ओर हमें बढ़ना होता था, यहां पर हम स्लो डाउन होते होते जाके किसी पॉइंट पे ठहर सकते हैं, है ना। यहां पर अप्रोच नहीं कि हम घर से एम बना के नहीं चले कि हमको एल तक ही जाना है, हम जाएंगे जहां तक पहुंचेंगे वहां तक जाएंगे, एल हो ना हो, है ना। अब देखिए, लेकिन हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है क्योंकि धीमे होना पड़ता है। लेकिन क्या हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है? इसके लिए एक ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए अगर हमने चलना स्टार्ट किया और चलते 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 कहीं पर रुके, जहां पे हम खत्म हुए, अगर वो भी हमारे सीक्वेंस, जिस चीज की हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग यहां पर रियल नंबर की सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो Fn2R होगी, है ना। तो अब कोई भी सीक्वेंस है, रियल नंबर में चल रही थी, चलते चलते जाके जहां पर फिनिश हुई, अगर वो भी रियल नंबर का ही पॉइंट हो तब तो हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर वो रियल नंबर का पॉइंट ना हो तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये कंफ्यूजिंग बात हो गई, लेकिन इसको समझिए। हमारे पास दो तरीके के सेट होते हैं, एक होता है कंप्लीट सेट, दूसरा होता है नॉन कंप्लीट सेट, है ना। अभी इनका हम लोग वीडियो बनाएंगे रियल एनालिसिस
स्टार्टिंग से, अभी सीक्वेंस हम लोग ने बीच में कन्वर्जेंस टॉपिक से उठा लिया था, तो ठीक है जैसे भी चल रहा है। तो देखिए कंप्लीट सेट में क्या होता है कि वो सेट एक फिक्स पॉइंट दूसरा फिक्स पॉइंट, और अब उसके बीच के सारे पॉइंट उसी के होते हैं। मतलब अगर ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं, मतलब इन दोनों के बीच, मतलब इनका कोई आप सबसेट लो, और अगर उस सबसेट के दो एजेस पॉसिबल हैं तो वो दोनों एजेस इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच के जो दोनों एजेस हैं वो उसी सेट के होते हैं। बात समझ आई ना? जैसे कि ये रियल नंबर का आप कोई सबसेट लो और वो बाउंडेड हो, जो उसके बाउंड होंगे ना, लोअर बाउंड अपर बाउंड, वो भी रियल नंबर में होने चाहिए ना। जैसे आप बोर्ड को लो तो ये दोनों इसके कोने हैं, अब आप इसके बीच का कोई भी एरिया लोगे तो उसके जो एजेस होंगे उस एरिया के इसी बोर्ड में होंगे, तो हम इस बोर्ड को कहेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कंप्लीट है। लेकिन नॉन कंप्लीट क्या होता है? जहां पर बीच बीच में गड्ढे होते हैं। जैसे इसी बोर्ड को हमने यहां से काट दिया, यहां से, अब हम यहां से किया एक एरिया लिया ये वाला, तो देखिए इसका एक एज यहां है ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट, नॉन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड ऑफ सेट। इसका क्या लेना देना है? जैसे कॉची सीक्वेंस चलता रहा, कहीं जाके रुक गया। अगर हमारा बोर्ड कंप्लीट है तो कहीं पर भी रुके, हमें क्या लेना देना? वो बोर्ड अगर कंप्लीट है तो फिर वो बोर्ड में ही रुका होगा, बोर्ड के ही किसी पॉइंट पे रुका होगा। तो मतलब अगर कोई आपका कंप्लीट सेट की फील्ड है तो उसमें जो कॉची सीक्वेंस होती है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे जाके खत्म होती है, और जब उसी को हम इस वे में नहीं देखते हैं, कन्वर्जेंस के वे में भी देखते हैं, तब भी हमें लगता है कि वो उस पॉइंट की ओर अप्रोच कर रही थी, तो इसलिए वो कन्वर्जेंट हो जाती है। बात आई होगी समझ में। लेकिन अगर आपकी फील्ड नॉन कंप्लीट होती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो कॉची सीक्वेंस होती है जो कहीं पर जाकर खत्म हुई, जहां पे जाके खत्म हुई, वो पॉइंट हो सकता है आपके सेट में हो ही ना, तो उस केस में हमारी कॉची सीक्वेंस को हम, हालांकि वो एक पॉइंट पे जाके खत्म हुई है, लेकिन हम उस पॉइंट को अप्रोच उसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो पॉइंट हमारे सेट पे था ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जमीन में चलते चलते पानी में डूब गया, अब क्या पता कि वो कहां जा रहा था, है ना? तो ये चीज होता है। आई होप कि समझ में आई होगी दोनों बातें, कि कब कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, जब वो किसी कंप्लीट सेट की कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस होगी। अगर इनकम्प्लीट सेट की है तो उसमें दो केसेस हैं, कि जहां पर जाके आपकी कॉची सीक्वेंस खत्म हो रही है वो पॉइंट अगर उस सेट में है तो कन्वर्जेंट, नहीं है तो नॉन कन्वर्जेंट, है ना? तो इसलिए कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट, देन इफ sequence of any complete set then Cauchy sequence is always convergent. In other case sometimes is convergent sometimes is not. तो रियल नंबर की मेन बात करते हैं, तो रियल नंबर का सेट होता है कंप्लीट सेट, इसलिए हमारे यहां के लिए all Cauchy sequences are convergent also, है ना? तो रियल नंबर के लिए हमारी सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कॉची सीक्वेंस होंगी और सारी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी। ये बात आई होप कि समझ में आई होगी, जो कंप्लीट इनकम्प्लीट की बात की, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग कंप्लीट सेट और इनकम्प्लीट सेट भी प्रूफ करते हैं, है ना? आगे मैट्रिक्स स्पेस वगैरह में करेंगे। तो ये बात हो गई कॉची सीक्वेंस की, डेफिनेशन हो गई। कन्वर्जेंट से इसको कैसे हम लोग डिफरेंट देखते हैं, कि वहां पर एक पॉइंट की ओर अप्रोच करता है, यहां रुक गया, रुका है जहां पर, वो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं ठीक है, नहीं फिर भी ठीक है लेकिन कन्वर्जेंस नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि रियल नंबर में जब हम बात करते हैं, अब सिर्फ रियल नंबर की बात करते हैं, बाकी बातें भूल जाते हैं, तो ऑल कॉची सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट एंड ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर कॉचीज। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को अगर मिला दें तो वो कहते हैं कि any sequence is convergent if and only if it is Cauchy। मतलब कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी अगर सिर्फ और सिर्फ अगर वो कॉचीज है। मतलब चाहे आप किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखा दीजिए तो वो कॉचीज ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाती है, और अगर किसी सीक्वेंस को आप कॉची दिखा दीजिए तो वो कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाती है रियल नंबर में। इसी को हम लोग कहते हैं कॉचीज क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस, और इसी की मदद से हम लोग सीक्वेंसेस को कन्वर्जेंट दिखाते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो लेंगे हर टाइप के क्वेश्चन। इसमें हम लोग करते क्या हैं
कि इसी डेफिनेशन को और थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं और हम कह देते हैं फॉर n in natural number p is greater than or equal to 0 implies that xn plus p minus xn is less than epsilon। इनके वही कहने का मतलब है कि n जो है नेचुरल नंबर में कोई आर्बिट्रेरी टर्म है, मतलब आप अपने हिसाब से n को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पर ऐसे ऐसे n भी पॉसिबल होंगे जिनकी बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन मतलब छोटे से छोटे रियल नंबर से भी छोटी होती जाएगी, है ना। एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है वो भी, कि मतलब आप बड़ी से बड़ी लेना चाहो तो उसके लिए भी n है, लेकिन छोटे से छोटे के लिए हम n क्यों बात करते हैं, हमने वो भी डिस्कस किया कि छोटे के लिए बात हो गई तो बड़े के लिए तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। मतलब ऐसे भी वहां पर n होंगे जिनके आगे के टर्म हम ले तो वो की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी होती जाएगी, मतलब छोटे से छोटे रियल नंबर से भी छोटी होती जाएगी। ये होगी हमारी किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए कॉशीस क्राइटेरियन। मतलब हम कोई भी सीक्वेंस लिया करेंगे उसमें n प्लस पी टर्म, p भी हमारा नेचुरल नंबर ही है क्योंकि एक नेचुरल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर में पहुंचने के लिए उसमें नेचुरल नंबर ही ऐड किया जाता है ना। तो ये हो गई हमारी बात, लगभग कॉशीस सीक्वेंस से रिलेटेड हमने सारी बातें करने की कोशिश की। ये चीज भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तभी इसको बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी अगर इसको ज्यादा डीप डिस्कस करेंगे तो फिर मतलब फिर क्वेश्चन अगर नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और वीडियो बहुत लंबा भी जा सकता है क्वेश्चन करने से। तो इस तरह से आज का मेन एम था कॉशीस सीक्वेंस की डेफिनेशन को क्लियर करना। तो कॉशीस सीक्वेंस क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स लगातार करीब आते रहे और करीब आते आते वहां पर ऐसे nm भी पॉसिबल हो जिनकी डिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल हो, है ना। ये हो गया कॉशीस सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।